नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप क्लासों को देख के अनुमान लगा लेते हैं, मुझे लग रहा है। फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी, क्योंकि हमने एक क्रमबद्ध रूप में आपको पूर्ण पाठ्यक्रम दिया है। अभी हम जो देखते हुए चल रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, और इस समय हम चल रहे हैं रीतिकाल में, तो अभी तक भी हमने एक क्रमबद्ध रूप में आपको तथ्य दिए हैं। सभी वो तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, सभी क्लासें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो हम कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने का प्रोसीजर ये है कि आप इधर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद उधर से एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है। और इसी के साथ में वही कहना है कि फीडबैक आपकी तरफ से थोड़ा कम मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आप की प्रतिक्रियाएं हमें बहुत कम मिलती हैं। तो देखिए, प्रतिक्रिया देने में आप कंजूसी ना कीजिए। जब हम आपको मैटर देने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर आप हमें प्रतिक्रिया फीडबैक देने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं, क्यों क्लास को लाइक नहीं करते। आप हम देखते हैं कि 300-400 लोग क्लास देख ले जाते हैं और पता चलता है कि लाइक के नाम पे 20 ही लाइक हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप लाइक भी कर दिया कीजिए क्लास को, हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो जाता है। जो भी आप कमेंट करते हैं वो हमें अच्छा लगता है। तो इसी के साथ में बात करेंगे आज हम रीतिकाल में। रीतिकाल में इस समय हम चल रहे हैं और आज रीतिकाल के जो कवि हैं पद्माकर। आज हम पद्माकर के विषय में जानेंगे क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, किस रचना को इन्होंने देखिए ऐसा था कि पहले जो कवि थे भक्तिकाल में तो था ही कि अपनी भुजा की पीड़ा के लिए तुलसीदास ने रचना लिखी थी। कौन सी लिखी थी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे देखेंगे, पहले होता था कि हर कोई जो कवि थे उस समय वो अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य लिखते थे। जानेंगे पद्माकर के विषय में। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए, क्योंकि रीतिकाल में बहुत ज़्यादा 200 वर्षों का इतिहास हमें समेटना है, तो थोड़ा सा तेज़ी से हमें चलना पड़ेगा। बात करते हैं पद्माकर की। पद्माकर के विषय में जानते हैं। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश सागर। अब देखिए क्या कहें इन इतिहासकारों का। इतिहासकार तो जो हैं ही अच्छा, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो भी हमें इन्हीं विवादास्पद रहस्यों जो तत्व होते हैं उनमें कन्फ्यूजन कर देते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश सागर जो समय स्थान माना है वो माना है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी ने, ठीक है। अब ये ना कहिएगा हमसे कि कहाँ पढ़ा है। हमें ये अच्छा लगता है जब हमें कमेंट आती है कि मैम आपने ये किस पुस्तक में पढ़ा है, ठीक है। बात करते हैं बांदा उत्तर प्रदेश। तो ये मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपके रामचंद्र शुक्ल जो है। अब देखिए, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि दोनों विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। सागर मध्य प्रदेश भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाला होता है वो इतिहासों को पहले दृष्टि में रखता है। वो पहले एक प्रश्न का बहुत ज़्यादा समीक्षा करता है कि यहाँ पे क्या वास्तविकता में यही है। जैसे कि हम आपको मैटर लाने से पहले समीक्षा करते हैं कि क्या वास्तविक में सारे इतिहासों में यही तथ्य है। अगर हम आपको सीधा बांदा उत्तर प्रदेश ले आते, फिर कोई नगेंद्र पढ़ने वाला होता, वो हमसे कहता कि मैम हम तो सागर मध्य प्रदेश पढ़े हैं, तब आप इसे कहाँ पढ़ी हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम दोनों तथ्य लाते। तो इसी तरह एक्सपर्ट भी होता है, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि प्रश्न विवादास्पद ना रहे। उसके बाद भी किसी कारण से रह जाता है तो उनकी अपनी गलतियां नहीं होती हैं, वो फिर कोर्ट में जाके कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा नहीं। वैसे अगर सीधे से प्रश्न बनेगा स्थान से तो एक ही स्थान दिया होगा, आपको दोनों स्थान नहीं दिए होंगे। अगर दोनों स्थान आते हैं तो फिर पेपर से बाहर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जो 125 क्वेश्चन आपके रहेंगे उनमें से क्वेश्चन ये बाहर हो जाएगा। हम कहते हैं इसीलिए जो विवादास्पद प्रश्न रहेंगे इतिहास ग्रंथों में, दोनों में अलग अलग तथ्य दिए रहे होंगे, तो वहाँ पे या तो शुक्ल जी को स्वीकार किया जाता है पहले नंबर पे, और बाद में आपके बाकी के इतिहासकारों को। एक चीज़ और बता दें हम आपको यहाँ पे कि जब आप रीतिकाल या कहें थोड़ा सा भारतेंदु युग भी अगर आप पढ़ेंगे
तो यहाँ तक जो तथ्य प्रामाणिक माने जाते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार माने जाते हैं। इसके बाद जब हम आधुनिक काल में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पे जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र जी कुछ कह रहे हैं और बच्चन जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो विवादास्पद हिंदी बहुत है। चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन इतना हमें बताना था कि कहाँ से कहाँ तक किसको प्रामाणिकता दी जाती है, आप उन्हीं के अनुसार प्रश्न कीजिएगा। निधन की बात करें तो 1833 ईस्वी इनका निधन माना जाता है। कैसे ब्राह्मण थे? तेलंग ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके पिता कौन थे? तो मोहनलाल भट्ट थे। ठीक है, पद्माकर भट्ट और मोहनलाल भट्ट। पद्माकर भी नाम मिलता है, पद्माकर भट्ट भी मिलता है, तो नाम में कन्फ्यूजन ना होइएगा। ये सागर नरेश देखिए कितनों के उसमें रहे थे। इससे पहले वीडियो में जब हमने देखा था, इससे पहली क्लास में, तो देव के विषय में देखा था, वो भी बहुत राजाओं के आश्रय में रहे थे। वही पद्माकर जी को भी देख लेते हैं। ये सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, महाराज जैतपुर, दतिया निवासी महाराज परीक्षित, शुजाउद्दौला के जहांगीर, गोसाई अनूप गिरी जिनका उपनाम था हिम्मत बहादुर, इस नाम से इनकी रचना भी है। तो इनके जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उदयपुर निवासी जगत सिंह जो थे उदयपुर के राजा थे, भीम सिंह व दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहे थे। इनका आश्रय का मतलब इतना भी होता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कौन सी रचना किसको समर्पित है, किसके आश्रय में रह के लिखी थी। और देखिए अब नेट की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बनने लगा है कि जैसे कि सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि पद्माकर किसके राज्य में रहे थे, किसके राजा आश्रित कवि थे। वहाँ पे क्या है, 4 विकल्प रहेंगे। 4 विकल्प देने के बाद में आपसे कूट में प्रश्न कराएगा, AB, BC, DA, इस तरीके से प्रश्न आपसे कराएंगे। तो वहाँ पे 2 विकल्प में यहाँ से 2 विकल्प रहेंगे। ठीक है, इसीलिए लिखाना उचित था। वैसे आप इनको पढ़े रहिएगा, ज़्यादा वो भी नहीं है। रचनाओं में बात कर लेते हैं इनकी। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली है और प्रताप सिंह विरुदावली है। कली पच्चीसी और इसी के साथ में है आपकी कली पच्चीसी, 2 बार कैसे लिखा गया, कली पच्चीसी ठीक है, तो ये एक ही है कली पच्चीसी। तो ये इनकी 7 रचनाएं हैं और ये ग्रंथ भी इनके डॉक्टर नगेंद्र ने माने हैं। बात करते हैं पहली रचना पे, हिम्मत बहादुर विरुदावली। महत्वपूर्ण रचना है, इनकी रचनाएं सभी महत्वपूर्ण है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगविनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी भी महत्वपूर्ण है, प्रताप सिंह विरुदावली से तो आप पकड़ ही ले जाएंगे, और कली पच्चीसी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शुरू की रचनाएं सारी महत्वपूर्ण है। 6 ही 7 तो ही तो रचनाएं हैं, आप इतनी तो याद कर ही लेंगे 1-2 बार में। बात करते हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली। यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। यह वीर रस प्रधान रचना है। कैसी है? वीर रस प्रधान। जब ज़्यादातर राजाओं के आश्रय में रहकर लिखी है तो वीर रस ही होगा, क्योंकि उनके शौर्य का वर्णन भी कवि करता है। ठीक है, बात करते हैं इसमें 211 छंद है। कितने छंद है इस रचना में? 11 छंद है, 211। इस रचना में अनूप गिरी के शौर्य का वर्णन है। जो राजा अनूप गिरी हैं उनके शौर्य का वर्णन इसमें किया गया है, यानी कि उपनाम जिनका हिम्मत बहादुर हमने देखा था, इनके विषय में था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगली रचनाओं की विषय वस्तु पढ़ेंगे। चलिए, जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़िए। देखिए बहुत ज़्यादा गौण तथ्य पढ़ने के भी क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं। बात कर लेते हैं, पहले नंबर पे इनकी रचना है, अगली रचना थी इनकी जगद्विनोद। समय इसका यदि देखें तो 1811 ईस्वी है। 1811 ईस्वी इसका समय ठहरता है। यह एक रीति ग्रंथ है। यह एक रीति ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है। कवि ने इस ग्रंथ को महाराज जगत सिंह के आश्रय में लिखा था। महाराज जगत सिंह के आश्रय में
लिखा था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें 6 प्रकरण, इसमें 6 प्रकरण यानी कि अध्याय हैं, यानी कि 6 अध्याय हैं। इस आरंभ में आलंबन विभाग के अंतर्गत, आरंभ में आलंबन विभाग के अंतर्गत कवि ने नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद व नायक के, हंसिएगा नहीं, नायक के सखाओं, मित्रों ना लिखिएगा, यहाँ पे सखाओं ही लिखा हुआ है, सखाओं व नायिकाओं नायिका की सखियों, सही लिखा है भाई नगेंद्र जी ने, सखियों, नायिका की सखी, नायिका की सखी 3 प्रकार की दूतियों व षड ऋतुओं का वर्णन किया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने इसे, यानी कि जो जगत विनोद रचना है, इसको श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। इसे महत्वपूर्ण है, श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। ठीक है, चलिए, मतीराम के रसराज के समक्ष इस रचना को माना जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगली रचना, पद्माभरण। पद्माभरण की बात करें तो इसका समय जो आप नोट कीजिएगा 1810 ईस्वी है। अलंकार संबंधी ग्रंथ है, अलंकार, यह है अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, 2 प्रकरणों में विभक्त है। ठीक है, 344 जो है दोहा चौपाई छंद है। 4th नंबर पे बात करेंगे आपके गंगा लहरी। गंगा लहरी के विषय में देखें तो इसमें कवि ने, महत्वपूर्ण है, इसमें कवि ने पंडित राज जगन्नाथ, यानी कि पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी, उनकी जो रचना थी गंगा लहरी का पद्यबद्ध अनुवाद किया है। किसने किया है? तो आपके पद्माकर ने। माना जाता है कि पद्माकर ने इसकी रचना गंगा के तट पर, कानपुर जब रहते थे तो कानपुर में जो गंगा निकलती है वहां से, तो उसके तट पर कुष्ठ रोग निवारणार्थ लिखी थी। बताइएगा इससे पहले हमने कौन सी रचना पढ़ी थी जो किसी अंग के निवारण के लिए कवि ने लिखी थी? कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। प्रबोध पचासा, देखते हैं कितनों का कमेंट जल्दी आता है, हम समय देखते रहते हैं। प्रबोध पचासा की बात करें यह रचना भक्ति व वैराग्य
के पदों से संबंधित है, वैराग्य से संबंधित है। माना जाता है कि ये जो रचना लिखी संबंधित है, ये जो रचना लिखी है प्रबोध 50 भी उन्होंने कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे उस समय ही लिखी थी। 6 नंबर पर देख लेते हैं प्रताप सिंह विरुदावली। प्रताप सिंह विरुदावली की बात कर ले, यह प्रबंध काव्य है, यह प्रबंध काव्य है और कितने छंद हैं? 117 छंद हैं, इसमें 117 छंद हैं और ये राजा प्रताप सिंह को समर्पित है। यह राजा प्रताप सिंह को समर्पित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इनके विषय में 2 तथ्य हैं। हिंदी में 50 शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये हिंदी में 50 शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है, प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, शुक्ल ने इन्हें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें किन्हें? पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है। कल्पना का सृष्टा कहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात करते हैं इनकी रचनाओं पे। जगत विनोद 1811 ईस्वी की रचना है। यह एक रीति ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? रीति ग्रंथ है। कवि ने इस ग्रंथ को महाराज जगत सिंह के आश्रय में रहकर लिखा था। किसके समय में जगत विनोद लिखा है? जगत सिंह के में। कितने अध्यायों में विभक्त है? 6 प्रकरणों में। महत्वपूर्ण है। आरंभ में आलम्बन विभाव के अंतर्गत कवि ने क्या किया है कि नायक नायिका भेद और नायक के सखाओं और नायिका की सखी की जो दूती होती है उसके 3 प्रकारों का इसमें विवेचन किया है और साथ में षड ऋतुओं का वर्णन भी इसमें किया है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने पद्माकर की किस रचना को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है? तो आपकी जगत विनोद। बात कर लें अगली रचना पद्माभरण। यह अलंकार संबंधी ग्रंथ है। 2 प्रकरणों में ये विभक्त है। कितने प्रकरणों में है? 2 प्रकरणों में है। 1810 इसका समय है। गंगा लहरी की बात करें तो इन्होंने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए ये रचना लिखी थी। कहाँ पर? कानपुर में जब गंगा निकलती है उसके तट पर बैठकर, कानपुर में गंगा तट के किनारे बैठकर इन्होंने, माना जाता है कि 7 वर्ष तक ये गंगा के किनारे पर ही रहे थे, गंगा के तट पर। इसमें कवि ने पंडित राज जगन्नाथ कृत जो गंगा लहरी है उसका अनुसरण किया है, यानी कि उसका पद्यबद्ध अनुवाद इसमें किया है। प्रबोध 50 की बात करें तो यह रचना भक्ति व वैराग्य से संबंधित है। माना जाता है कि इसको भी उन्होंने तभी लिखा था जब वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। प्रताप सिंह विरुदावली की बात करें, यह प्रबंध काव्य है। 117 छंद इस रचना में है और यह राजा प्रताप सिंह को समर्पित है। हिंदी में 50 शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपके पद्माकर। शुक्ल जी ने इन्हें मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये था पद्माकर जी के विषय में। बाकी इनकी जो पंक्तियां हैं, कथन है, वो हम PDF में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एक कवि और हैं, उनको देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले कवि प्रताप शाही। प्रताप शाही समय रचना काल की बात करेंगे। इनका रचना काल ही मिलता है, तो रचना काल जो इनका माना जाता है वो है 1823 से 1843 ईस्वी के बीच में इनका रचना काल माना जाता है। जन्म नहीं मिलता है। रीतिकाल के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि रीतिकाल के अंतर्गत ये
रीतिकाल के अंतर्गत ये कवि यानी कि एक कवि, रीतिकार एवं टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? तो आपके प्रताप शाही। आगे बात कर लें। ये बुंदेलखंड निवासी, ये बुंदेलखंड निवासी रत्नेश बंदीजन के पुत्र थे। निवासी रत्नेश बंदीजन के पुत्र थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये चरखारी नरेश, ये क्योंकि बुंदेलखंड की तरफ चरखारी पड़ता है, महोबा। ये चरखारी नरेश महाराज विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे। विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे। कौन? आपके प्रताप शाही। ठीक है। शिव सिंह नरेश ने इन्हें, यहाँ पे भी देखिए क्या करें, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें शिव सिंह सेंगर ने इन्हें प्रताप शाही को पन्ना के महाराज, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो पन्ना के महाराज छत्रसाल का आश्रित बताया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ग्रंथ की। इनके जो ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे बात करें तो व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग्यार्थ कौमुदी। दूसरे नंबर पे बात करें तो श्रृंगार मंजरी। तीसरे नंबर पे बात करें तो श्रृंगार शिरोमणि। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो जय सिंह प्रकाश। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो आपका है अलंकार चिंतामणि। वो इस पे ध्यान दीजिएगा, हम बार बार यही कहते हैं, और इसमें अलंकार विवेचन है, अलंकार विवेचन किया गया है। ठीक है। छठे नंबर पे जान लेते हैं काव्य विनोद। सातवें नंबर पे बात करें तो जुगल नक्सिक। आप इनको एक दो बार पढ़े रहिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको रटिएगा, जो महत्वपूर्ण है वो बता देंगे, बाकी आप इनको पढ़े रहिएगा बस। रसचंद्रिका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें रसों का विवेचन है, रसों का विवेचन। ठीक है, ये थे आपकी रचनाएं। आगे देखिए, आप पहली रचना बात करते हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा व्यंग्यार्थ कौमुदी। जिसके विषय में हम कुछ लिखा देते हैं समझ लीजिएगा कि वो महत्वपूर्ण है। समय की बात करें तो 1825 ईस्वी इसका समय ठहरता है। शब्द शक्ति अलंकार स्वरूप व्यंग्यार्थ महत्व को स्पष्ट किया गया। अलंकार स्वरूप आदि के व्यंग्यार्थ महत्व को स्पष्ट किया गया है। किसमें? इस रचना में। आधार ग्रंथों में बात कर लें तो भानुदत्त मिश्र के आधार पर रचना लिखिएगा आप कौन सी है। भानुदत्त मिश्र की के आधार पर
नायक नायिका भेदों के नायक नायिका भेदों के लक्षण स्वरचित उदाहरण देकर भेदों के लक्षण स्वरचित उदाहरण देकर उनके भीतर शब्द शक्ति अलंकार विशेष का महत्व दिया है। शब्द शक्ति अलंकार विशेष का महत्व दिया है। किसमें? आपके व्यंग्यार्थ कौमुदी में। काव्य विलास की बात कर लेते हैं। काव्य विलास 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, आदि का निरूपण किया है। किसने? तो आपके प्रताप शाही ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए बात कर लेते हैं प्रताप शाही की, क्योंकि छोटी सी कवि थे, बहुत ज़्यादा नहीं, इनकी रचनाओं से ही प्रश्न बनेगा। संरचना काल ठहरता है 1823 से 1843 ईस्वी। रचना काल से कभी हो सकता है आगामी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना हो, लेकिन रीतिकाल में इतना डीप जाते नहीं है। रीतिकाल से प्रश्न थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन हो सकता है। देखिए, कहा कुछ भी नहीं जा सकता। आपको किसी काल पे भी कम ध्यान नहीं देना है, आपको सारे कालों को पूर्ण रूप से पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है जो पेपर सेट करने वाला हो उसकी रीतिकाल में ज़्यादा रुचि हो, तो फिर वो भर भर के क्वेश्चन रखेगा रीतिकाल के। ठीक है, हालांकि एवरेज में रखे जाते हैं रीतिकाल से इतना, आधुनिक काल से इतना। जब पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एनालिसिस करा देंगे। बात करते हैं रीतिकाल के अंतर्गत। ये कवि रीतिकार एवं टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है? कौन है? प्रताप शाही। बात करते हैं। ये बुंदेलखंड निवासी रत्नेश बंदीजन के पुत्र थे। किसके थे? पिता का नाम क्या था? तो रत्नेश बंदीजन। ये चरखारी नरेश महाराज विक्रम सिंह के आश्रय में रहते थे, ऐसा माना गया है। लेकिन शिव सिंह सेंगर, यहां से देखिए बन भी सकता है, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें पन्ना के महाराज छत्रसाल का आश्रित कवि बताया है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में प्रताप शाही को किसका आश्रित कवि बताया है? आपका फिर रहेगा पन्ना के महाराज छत्रसाल का। रचनाओं की बात कर लें ग्रंथों में, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण है, याद होनी चाहिए आपको। श्रृंगार मंजरी पढ़े रहिएगा। श्रृंगार शिरोमणि, जय सिंह प्रकाश थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। अलंकार चिंतामणि अलंकार संबंधी है, पढ़ के रखिएगा। काव्य विनोद जुगल नक्षिक, काव्य विनोद भी आप पढ़े रहिएगा। रस चंद्रिका को थोड़ा सा देखे रहिएगा। व्यंग्यार्थ कौमुदी की बात कर लेते हैं। समय 1825 ईस्वी है। शब्द शक्ति अलंकार स्वरूप आदि के व्यंग्यार्थ महत्व को इसमें प्रतिपादित किया है। प्रताप शाही ने क्या किया है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी में जो काव्य के सभी अंग हैं, शब्द शक्ति, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, इन सब का क्या किया है कि विवेचन तो किया है, लेकिन विवेचन जो किया है वो व्यंग्यार्थ रूप में किया है। जैसे होते हैं ना परिमार्जित, इस तरीके के रूपों में ना करके एक व्यंग्यार्थ रूप में विवेचन किया है। आधार की बात में बात करें तो भानु दत्त मिश्र के आधार पर नायक नायिका भेदों के लक्षण स्वरचित उदाहरण देकर, यानी कि इन्होंने क्या किया है कि भानु दत्त मिश्र ने जैसी अपनी रचना में जो नायक नायिका भेद संबंधी जो लक्षण थे उनको स्वरचित, यानी कि इन्होंने क्या किया है कि लक्षण तो उनके लिए हैं लेकिन पद अपने लिखे हैं, स्वरचित उदाहरण देकर, यानी कि पद देकर उनके भीतर शब्द शक्ति अलंकार विशेष का महत्व दिया है। और वो भी किस रूप में दिया है? व्यंग्यार्थ रूप में। बात कर लेते हैं काव्य विलास की। समय 1829 ईस्वी है। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु या बाकी की बात करेंगे तो ध्वनि, शब्द शक्ति, इन्हीं सभी का विवेचन इसमें प्रताप शाही ने किया है। तो ये थे आपके प्रताप शाही और पद्माकर। इस क्लास में हमने दो लोगों को देखा, पद्माकर और प्रताप शाही को। इसके बाद में
आगे के रीतिकालीन और अन्य कवियों को देखेंगे अगली वीडियो में। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहिएगा, जो भी हो उचित कमेंट कीजिएगा। रविवार को थोड़ी सी प्रतीक्षा किया कीजिए, क्योंकि रविवार को हम व्हाट्सएप पे चैट ओपन करते हैं। जो भी आपकी समस्याएं रहती हैं आप वहाँ पे शेयर कर दिया कीजिए, पब्लिकली चैट ओपन रहती है। और इसी के साथ में जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो उचित लगे कमेंट कीजिए। और साथ में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन कोई हमें फ़ोन ना करे कि क्या कहते हैं मैम हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है। आप पर्सनली फ़ोन ना कीजिए, जो इंक्वायरी नंबर आपको दे रखा है आप उसी पे कॉल कीजिए। प्रतिदिन आप कर सकते हैं शाम को 7 से रात्रि 9 बजे के बीच में, ठीक है। और बाकी आप देखिए, किसी को अगर डाउट हो रहा हो कि मैम कोर्स बीच में छोड़ेंगी या ऐसे किसी भी अन्यत्र तथ्यों को लेके, आप परेशान ना होइए। हमने वादा किया है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हम आदि हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। किसी क्लास में यानी कि 110-12 क्लास हमारी हो चुकी है, और इसमें हमने आपके लिए आपके साथ में 10-11 क्लास हो गई हैं। कोई कटौती आपसे नहीं की है, किसी तथ्य में आपसे कटौती नहीं की है। और साथ में हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये रहता है कि आपको एक बार आप हमसे पढ़ें। ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा रहता है, वीडियोस का ये भी फ़ायदा रहता है कि आप जब चाहेंगे तब आप उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। आपको एक बार समझ में नहीं आया, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पीछा ना छोड़िए। कोशिश ये कीजिएगा, कई कमेंट आती हैं कि कॉल पे आती हैं कि हम किस किताब को पढ़ें। तो देखिए, कोई एक किताब है नहीं, हम जिससे पढ़ा रहे हैं आप हमसे ये ना पूछिए, आप ये देखिए कि आपको तथ्य परीक्षा उपयोगी मिल रहे हैं। क्योंकि एक किताब का हम आपको नाम नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते कि हम डॉक्टर नगेंद्र से पढ़ा रहे हैं, हम नहीं बता सकते कि हम शुक्ल जी से पढ़ा रहे हैं, हम नहीं बता सकते कि बच्चन सिंह से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आपके इग्नू हैं, बाकी के भी बहुत सारे नोट्स होते हैं, उन सब का कलेक्शन हम आपको लेके आ रहे हैं। इग्नू है, डीयू है, तो इन सब का जो निचोड़ होता है वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। कहाँ से प्रश्न बन सकता है ये भी सब हम आपके लिए लेके चल रहे हैं। तो आप ये हमसे ना कहिए, क्योंकि हम जो भी मैटर आपको दे रहे हैं वो परीक्षा उपयोगी है। और PDF में जो हम देते हैं आपको, वो एक एक कथन, बहुत सोच समझ के कथन को निकाला जाता है इतिहास ग्रंथों से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप आनंदित होकर पढ़ते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। आप ये ना सोचिए कि परीक्षा आ जाएगी, हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं होगा। हमने जिम्मेवारी ली है, समय से हम पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे, इसीलिए हमने क्लासों की संख्या बढ़ा दी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।